मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार थ्राइव ट्यूटोरियल्स के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ये हमारा नया टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल काइनेटिक्स की तरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इससे भी क्वेश्चंस आते हैं तो इसका स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है। ये सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो जनरली 1 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाता, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इस वजह से मैंने 2 लेक्चर्स में इसको प्रिपेयर किया है। ये लेक्चर नंबर 1 है, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 आएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग सब लोग अच्छे हैं। आइए एक नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री विद न्यू जोश स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये हो सकता है, इट इज़ a part of physical chemistry that deals with the phenomena लिखते हैं, that deals with the phenomena that occur at the surface। कह रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेस। सरफेस की बात आ रही है, जी हाँ, सरफेस की बात। इस पूरे की पूरी चैप्टर में हमको ये डिस्कशन नहीं करना है कि मॉलिक्यूल या पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के इस आउटर सरफेस पे, पूरी की पूरी सरफेस पे कौन सी केमिस्ट्री हो रही है, इसकी स्टडी करना है हमें पूरी की पूरी सरफेस केमिस्ट्री में। केमिकल काइनेटिक्स अलग था, सॉल्यूशन अलग था, जिसमें हमें दोनों ही मतलब अपर सरफेस, इनर सरफेस सबके बारे में स्टडी करना था। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके आउटर सरफेस का स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक डस्टर है, ठीक है, दिस इज अ डस्टर। ये स्पंज टाइप का है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन स्पंज टाइप का ही है। मैं इस पे क्या करूँगा कि इस पे थोड़ा सा लिक्विड डाल दूंगा, ठीक है। लिक्विड डालूंगा तो लिक्विड डालते ही कुछ समय के लिए लिक्विड आउटर सरफेस पे रहेंगे। तो जब तक वो आउटर सरफेस पे रहेंगे तब तक वो हमारे इस टॉपिक के अंदर में आएंगे। उसके बाद ये स्पंज उसको स्लोली ऑब्जर्व कर लेगा और वो अंदर वाले सरफेस पे भी आ जाएंगे। मतलब इसके अंदर जो स्पंज हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे। तो हमें बीच का स्टडी नहीं करना है, हमें आउटर सरफेस का स्टडी करना है पूरी की पूरी सरफेस केमिस्ट्री में। आया समझ में? अच्छी बात है। तो ये था इसका डेफिनेशन। अब इस सरफेस केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो होता है एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नाम टॉपिक आपने सुना होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्व कर लेना, सोख लेना, निगल लेना। यहां पे आ रहा है एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपने पहले सुना होगा, यहां लिख दे रहा हूं, एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन अलग होता है और एडसॉर्प्शन अलग होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया इस स्पंजी डस्टर का। इस पे आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को डाल दो यहाँ पे सरफेस पे, क्या होगा कि जब ये अंदर के स्पंज पार्टिकल्स वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्व करेंगे, सोख लेंगे, खींच लेंगे, तो अंदर वाले जब खींचेंगे तब उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन। जब तक वो आउटर सरफेस पर रहेगा और उसका जो भी एक्टिविटी इस आउटर सरफेस पे होगी उसको बोलेंगे एडसॉर्प्शन। आया समझ में? बहुत अच्छी बात है। मान लो मैं यहाँ पे एक गोल टाइप का, अंडा टाइप का एक सरफेस बना दिया, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है ये। अब इस पार्टिकल के ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रख दिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स मैंने रख दिए। ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है ये छोटे छोटे पार्टिकल को एडसॉर्व किया है, एब्जॉर्व नहीं किया है, एडसॉर्व किया है। एडसॉर्व का मतलब ही है कि आउटर सरफेस पे पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये बड़ा वाला मॉलिक्यूल
बड़ा वाला पार्टिकल इन छोटे पार्टिकल्स को अपने अंदर बुला लेता है, तो डैट विल बी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब और एड में फर्क समझो। यहाँ पे बी स्टैंड्स फॉर बॉय और यहाँ पे डी स्टैंड्स फॉर डॉग। ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो पार्टिकल है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने आउटर सरफेस पे पकड़ के रखा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन का, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या होता है कि हमारे घर में जनरल दैनिक दिनचर्या का अगर हम अपने एग्जाम्पल लें तो हमारे घर में एक पापा होते हैं और हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, कुछ मौसा जी, मौसी जी, मौसा मौसी के उनके बहनोई जो भी उनके XYZ जो भी उनके हो गए, ठीक है, वो हो गए, प्लस फूफा फुआ नानी, ये सारे लोग हमारे घर पे आ गए। ठीक है, तो सारे लोग हमारे घर पे आ गए, तो ये पहुना लोग हैं, हित पहुना इनको बोलते हैं, मतलब हित पहुना का मतलब गेस्ट लोग हो गए। ठीक है, ये गेस्ट्स लोग हैं और ये बड़े वाले जो इनको पकड़ करके रखे हैं वो हो गए हमारे पापा, जो इनका खर्चे चलाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स जो बाहर से आकर के चिपके हुए हैं इनको बोलते हैं एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। और ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है, बड़ा वाला पार्टिकल जो भी है, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। आया समझ में? ये छोटा वाला पार्टिकल जो है, जो इस पे चिपक गया है बाहर से, इसको बोलेंगे एडजॉर्बेट। और ये बड़ा वाला जो पार्टिकल है जो इनको चिपका करके अपने में रखा है, इसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। इस सोल्यूट और सॉल्वेंट की तरह होते हैं। सोल्यूट के पार्टिकल्स कम होते हैं, छोटे होते हैं, तो इनको बोल सकते हो एडजॉर्बेट। और ये सॉल्वेंट की तरह होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इट्स समथिंग लाइक, ये हो गया आपका सोल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट की तरह होते हैं। छोटा वाला जो है वो एडजॉर्बेट, बड़ा वाला एडजॉर्बेंट। अभी ये चीज़ और आगे डिटेल में आएगा। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखें। तो फिर से मैं अपने इस डस्टर को निकालता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस डस्टर पे वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स को रख दूंगा, कुछ बूंद पानी को ऐसे लेके हाथ में ऐसे पानी लेके छिड़क दूंगा इस पे। तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर के इस आउटर सरफेस पे जो रहेंगे उनको हम बोल सकते हैं एडजॉर्बेट, ये वाला एडजॉर्बेट। और ये पार्टिकल जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके अपने आउटर सरफेस पे रखा हुआ है, इसको बोल सकते हैं एडजॉर्बेंट, ये वाला एडजॉर्बेंट। आई होप आपको अब पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, नया टॉपिक हमारे पास है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिस्टिंक्शन। एक तरफ मैं लिखता हूँ एड्सॉर्प्शन और दूसरी तरफ लिख देता हूँ एब्जॉर्प्शन। द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं इनके बीच में एक लाइन खींचता हूँ और पता करते हैं क्या क्या इनके डिफरेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पे आकर के चिपकेंगे आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे नहीं, आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस पे होंगे तो उसको बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। और जब ये स्पंजी डस्टर जब मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और उनको एब्जॉर्ब करके अंदर के मॉलिक्यूल्स को पास कर देगा, तो वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो जो एड्सॉर्प्शन है वो है सरफेस फिनोमेना। और यहां पे एक नंबर में लिख सकते हैं, ये नॉट अ सरफेस फिनोमिना, यहां पे लिख सकते हैं बल्क फिनोमिना। ठीक है, दूसरा नंबर में ये बल्क फिनोमिना हो गया। ये एड्सॉर्प्शन में ये सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन में बल्क फिनोमिना होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में देख सकते हैं हम बच्चों, दूसरा नंबर में क्या हो सकता है कि लार्ज अमाउंट
लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड या गैस भी बोल सकते हो, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, ओके, ये ससुर का चुंचिया रहा है। दूसरा नंबर में अब अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें हो सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स are uniformly distributed throughout the molecule। देखो बच्चों, फिर से बता रहा हूं कि ये जो एड्जॉर्प्शन है ये एक सरफेस फिनोमिना है, यहाँ पे बल्क फिनोमिना है, ये तो आपने अच्छे से समझ रखा है। यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑन द आउटर सरफेस, मैंने बता रखा ना, ये डस्टर हो गया, इस पे पानी छिड़क दो तो वाटर जो आएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स वो आउटर सरफेस पे रहेंगे। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑन द आउटर सरफेस। अब अगर इसकी बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल, मतलब ये मॉलिक्यूल मानो या जो भी मानो, इसको डस्टर, स्पंजी डस्टर है, इस पे आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को ले आकर रख दो, वाटर रख दो, तो वो वाटर क्या होगा कि ये जो स्पंज के पार्टिकल्स होंगे उसको एब्जॉर्ब करेंगे और पूरी की पूरी सरफेस पे इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इस डस्टर को उठाओ, पानी, एक बाल्टी पानी में डुबो, इसको बाहर निकालो, तुम देखोगे कि अपर सरफेस, लोअर सरफेस और मिडल सरफेस सब के सब भीग गए होंगे। ठीक है, उसका मतलब ही हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? ओके, अब इसको मिटा करके एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। बच्चों, हमारे पास जो नया टॉपिक है, दैट नया टॉपिक इज सॉर्प्शन वर्सेस डिसॉर्प्शन। ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जिसका नाम तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुन रखा होगा, घंटा नहीं सुना होगा कहीं पे, गारंटी के साथ कहता हूं। ऐसी केमिस्ट्री में कभी कभी आ जाता है, झेलना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी है हमारे बोर्ड का एक पार्ट है, सीबीएसई में आपके या किसी भी स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो पढ़ना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं, सॉर्प्शन वर्सेस डिसॉर्प्शन। सॉर्प्शन में क्या होता है? सॉर्प्शन में एड्सॉर्प्शन प्लस एब्सॉर्प्शन दोनों हो रहा है। तो ऐसा पार्टिकल जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों हो रहा हो, डेट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। ठीक है, ध्यान है। और डिसॉर्प्शन में क्या होता है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हुआ है एंड रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, नॉट एडजॉर्बेंट, कह रहा है रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट from the surface of adsorbent is called desorption। बच्चों, यहां पे सॉर्प्शन में बोल रहा है एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब मेरा ये वाला एग्जाम्पल काम आएगा। मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा, इसके ऊपर पानी डालूंगा, यहाँ पानी डालो। ठीक है, तुम्हारे पास डस्टर है तो खुद लाइव करके अपने साथ करके, मेरे साथ साथ करके देख लो। मैं यहाँ क्या करूँगा, पानी डालूंगा इस पर। ठीक है,
पानी डालने पर क्या होगा, पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स इस आउटर सरफेस पे कुछ सेकंड के लिए रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, कुछ सेकंड के लिए आउटर सरफेस पे रहेंगे। तो ये हो गया एड्सॉर्बेंट, और इसके ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हो गए एडजॉर्बेंट। ठीक है, सॉरी एडजॉर्बेट, ये एडजॉर्बेंट हो गया, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हो गए एडजॉर्बेट। तो इसको, इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये स्पंजी है, इसके जो अपर लेयर के नीचे वाले जो लेयर में स्पंज के दूसरे पार्टिकल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल कुछ सेकंड के बाद अपर लेयर से नीचे वाले लेयर पे जाएगा, तो अब एब्जॉर्प्शन चालू हो गया। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन भी है, एब्जॉर्प्शन भी है। आया क्लियर, समझ में आ गया? तो इसको बोलेंगे सॉर्प्शन। और यहाँ पे डिजॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि पहले से ही एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हो पड़ा है, अब क्या करना है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। क्या करो, इसको उठाओ, ये पानी में, एक बाल्टी पानी में डुबा के निकालो और ले आके इसको धूप में रखो। अभी तो वैसे भी जनवरी का मंथ है, धूप तो आ नहीं रहा है, लेकिन मान लो बाद में ले जाके इसको धूप में रख देना। तो इसको तुम धूप में रखोगे तो उससे क्या होगा कि इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा, तो हीट की वजह से इसके जो आउटर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, धूप कैसे पड़ेगा, मान लो इसको मैं ऐसे रख दूँ, इसको ऐसे रख दिया तो सनलाइट ऐसे पड़ रहा है, इस पे ऐसे आ रहा है सनलाइट, तो आ रहा है तो कौन से पोर्शन पे पड़ेगा, ये अपर पोर्शन पे पड़ गया, ये वाला जो अपर पोर्शन है वो, और इस वाले पोर्शन पे पड़ गया, तो इस पे सनलाइट पड़ रहा है, तो सनलाइट पड़ रहा है तो इस सरफेस पे और इस सरफेस पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे पहले क्या होंगे, डिसअपीयर होंगे। ठीक है, तो अब एड्सॉर्बेट जो थे, जो आउटर सरफेस पे थे, वो डिसअपीयर हो रहे हैं, और अंडर वाले सरफेस पे अभी वैसे के वैसे हैं। जब तक आउटर वाले सरफेस के डिसअपीयर नहीं होंगे तो तक अंदर वाले के कुछ होंगे नहीं। तो ऐसा जब सनलाइट पड़ा तो इसके आउटर सरफेस पर के वाटर मॉलिक्यूल्स डिसअपीयर हो गए, इवापोरेट हो गए। अब इसको उठा के ले आओ घर में, अपने छत पर रखे थे ना, इसको उठा के घर में ले आओ। अब क्या होगा, ये आउटर सरफेस के मॉलिक्यूल्स डिसअपीयर हो चुके हैं, इनर सरफेस के वैसे ही हैं, तो इसको बोलेंगे डिसॉर्प्शन। आई होप आपको ये चीज़ पूरा का पूरा समझ में आया। अब मैं इसको रब करूंगा और रब करके दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मत समझ लेना भाई, वरना पूरा का पूरा खिचड़ी अलग बन जाएगी। बना रहे थे बीरबल की खिचड़ी, बन जाएगी अकबर की खिचड़ी, हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ये इसमें लिख सकते हो। देखो बच्चों, एडजॉर्प्शन का 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स, एक घर वाली एक बाहर वाली। क्या भाई, घर वाली बाहर वाली छोड़ो, पप्पा मारेगा। अभी क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन के जो 2 टाइप्स हैं, एक नंबर में फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन। दूसरा नंबर में आता है वो है केमिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, नाम ही से क्लियर है, तुमको याद करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं इसमें। फिजी मतलब फिजिक्स से रिलेटेड, केमी मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजी मतलब फिजिकल, केमी मतलब केमिकल, ये याद रखो। ठीक है, क्या करते हैं कि जब फिजिजॉर्प्शन होता है उसमें हम स्टडी करते हैं कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्बेट है और जो एडजॉर्बेंट है उसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
और ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? ये होता है वेरी वीक। क्या होता है? वेरी वीक। और इसमें हम लिख सकते हैं केमिजॉर्प्शन में कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। यहां पे क्या कर रहा है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। वंडरवाल फोर्स मतलब एक बहुत ही कमजोर फोर्स होता है। यहां पे क्या केमिजॉर्प्शन में कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि मतलब इसके दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। किन दोनों के बीच में? एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन अकर्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अकर्ड। यहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। एक काम करो, तुम लकड़ी ले लो, लकड़ी, वुड जो होता है, लकड़ी उठाओ, उठा के पानी में फेंको और निकालो लकड़ी को। इमेजिन करो, अपनी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज करो, उठाओ, निकालो उसको। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स लकड़ी के आउटर सरफेस पे होंगे वो एडजॉर्बेट कहलाएगा, और उस केस में लकड़ी जो है वो क्या हो गया? एडजॉर्बेंट हो गया। ठीक है, उसको उठा के धूप में रख दो। तो धूप में रखोगे तो उस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो लकड़ी के आउटर सरफेस पे हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, निकल पड़ेंगे, अपने ससुराल चले जाएंगे। ठीक है, तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की उस कंडीशन में जो उनके बीच में जो बॉन्ड बना है ना, बहुत कमजोर बॉन्ड है। देखिए इस केस में ऐसा नहीं होता है, इधर थोड़ा मजबूत लोग होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो इतनी आसानी से तुम दोनों को अलग नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आया। इधर नीचे खोपचे में दूसरा नंबर लिखता हूं। दूसरा नंबर क्या हो सकता है? जो फिजिजॉर्प्शन होता है उसमें एनी गैस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी गैस। फॉर एग्जांपल गैस में ले लो, यहाँ पे N2 ले लो, CO2 ले लो, H2 ले लो, F2 ले लो, डॉट डॉट डॉट, कोई सा भी ले लो, कोई भी गैस, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी गैस। लेकिन जो केमिजॉर्प्शन है उसमें एनी गैस नहीं होता है, स्पेसिफिक गैस ओनली। केमिजॉर्प्शन इज एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक गैस ओनली। आया समझ में? स्पेसिफिक कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए ये पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन पे ये दो डिस्टिंक्शन समझ में आया। अब मैं इसको इरेज करके एक थर्ड डिस्टिंक्शन लिख देता हूँ, आपको एग्जाम में आएगा तो आप उसको लिखेंगे। और थर्ड डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड थर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट। थर्ड में क्या होगा? जो फिजिजॉर्प्शन है तो उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी होगा वो निगेटिव होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान लेस एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज द बॉन्ड इज वीक। बताया था ना वंडरवाल होता है। तो यहाँ पे जो फिजिजॉर्प्शन में है, केमिजॉर्प्शन के कंपैरेटिवली लेस एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब केमिजॉर्प्शन को मिटाओ। केमिजॉर्प्शन को नहीं मिटाना है, 2-3 नंबर को मिटाना है। मिटा दिया। अब क्या करना है? अब हम क्या करेंगे थर्ड नंबर में, इसमें इस थर्ड नंबर में जो डेल्टा H यहाँ भी निगेटिव ही होगा, यहाँ पॉजिटिव नहीं मत लिख देना, निगेटिव होगा। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग
बॉन्ड फॉर्मेशन। आया समझ में? बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में डेल्टा एच निगेटिव केमिसॉर्प्शन में ज़्यादा होगा और इसका डेल्टा एच निगेटिव कम होगा। क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वीक बॉन्ड बना हुआ है, वीक फोर्सेस हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, छाप लो इसको, मैं इस पूरे को मिटा दे रहा हूँ और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन आइजोथर्म। एडजॉर्प्शन आइजोथर्म। बच्चों, एक फ्रेउंडलिच नाम के साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम तो मेरे को भी नहीं मालूम, बस इतना नाम याद है कि उनका नाम फ्रेउंडलिच था। फ्रेउंडलिच एडजॉर्प्शन आइजोथर्म भी इसको बोलते हैं। एग्जाम में आ जाएगा तो बवा मत जाना। फ्रेउंडलिच एडजॉर्प्शन आइजोथर्म। फ्रेउंडलिच एडजॉर्प्शन आइजोथर्म है। इसमें कहा गया है कि x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n where n should be less than 1। where इस इक्वेशन में जो x है वो है मास ऑफ एडजॉर्बेट और जो m है ये मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, P जो है वो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस और लिक्विड। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो n जो होगा ना, n कांस्टेंट होगा। n क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जो फ्रेउंडलिच साहब थे, फ्रेउंडलिच स्टेटेड दैट फ्रेउंडलिच ने स्टेट किया था कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the value of x upon m decreases। टेम्परेचर बढ़ाने पर x अपॉन m की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इस x अपॉन m की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। उन्होंने एक ग्राफ दिया था, एक ग्राफ ऐसे उन्होंने बनाया था। उस ग्राफ में ये है प्रेशर और ये है x अपॉन m। ठीक है, तीन उन्होंने लाइंस ड्रॉ किए थे, एक ये एंड थर्ड वन इज दिस। इस वाले का 194 केल्विन टेम्परेचर, दूसरा का 244 केल्विन टेम्परेचर और थर्ड का 273 केल्विन टेम्परेचर था। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, किधर गया, हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे x अपॉन m की वैल्यू कम हो रही है। x अपॉन m की वैल्यू इस वाले में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, दूसरे वाले में थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन देखो पहले वाले में टेम्परेचर 194 केल्विन से बढ़ करके 244 केल्विन टेम्परेचर हो गया और इस वाले में x अपॉन m की वैल्यू डिक्रीज हो गई। थर्ड वाले में देखो 273 केल्विन टेम्परेचर हो गया और उसमें x अपॉन m की वैल्यू और डिक्रीज हो गई। तो इस तरीके से फ्रेउंडलिच ने स्टेट किया था। देखो इसका डेफिनेशन जो ये फॉर्मूला जो ये लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन मेरे से ना मांगो, इसका डेरिवेशन तुमको एनसीईआरटी में दिया होगा मे बी और सारे बुक्स में दिए होंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम वो पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो इसमें इसी फॉर्मूले के बेसिस पे फ्रेउंडलिच ने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया था। ये प्रेशर है, इसको टेम्परेचर ना मान लेना, और ये x अपॉन m है, गलती से m अपॉन x मत लिख देना। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया। इस पूरे के पूरे को छाप लें
आज की इस वीडियो में इतना बहुत है। कल की वीडियो में हम कोलोइड्स का डिस्कशन करेंगे। कोलोइड्स भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, और कल कोलोइड्स ख़त्म करके फिर सरफेस केमिस्ट्री हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक नया खूबसूरत सा टॉपिक के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया। जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप बढ़िया से नोट्स करते हुए पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में वही काम आएगा। एग्ज़ाम के टाइम में आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपका जो अपना बनाया हुआ नोट्स रहेगा ना, वो पढ़ करके जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो माइंड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इसलिए अपनी बनाई हुई नोट्स इज़ ऑलवेज बेटर देन दूसरे किसी की बनाई हुई नोट्स, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के इतना काफ़ी है।